नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज होगी कौन सी 22 अप्रैल हो गई है, 22 अप्रैल, ठीक है। और 22 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जिनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली क्या है, प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए भी क्या होता है, करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हल करवाया जाता है। साथ ही जो है यूपीएससी की प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो पहली टॉपिक क्या क्या है कि एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन। क्या है पहली टॉपिक? एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन, यानी ठीक है, क्या क्या है, यूनिफिड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो देखते हैं क्या है कि कोविड-19 के कारण, किसके, कोविड-19 के कारण 22 एवं 23 अप्रैल को होने वाले भारतीय सेना का एकीकृत कमांडर सम्मेलन यानी यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी यूसीसी स्थगित कर दिया गया। ये कब होने वाला था? 22 एवं 23 अप्रैल को होने वाला था, इसको क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। एकीकृत कमांडर सम्मेलन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाले एक वार्षिक कार्यक्रम है। किसकी? रक्षा मंत्री के क्या है, अध्यक्षता में होने वाला एक कार्यक्रम है। इसमें तीन सेना प्रमुख, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या होता है, शामिल होते हैं। यह वार्षिक सम्मेलन संयुक्त मुद्दों पर तीन सेनाओं रक्षा मंत्रालय के बीच शीर्ष स्तर पर क्या है, चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्या करता है कि यह वार्षिक सम्मेलन संयुक्त मुद्दों पर तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच शीर्ष स्तर पर चर्चा के लिए क्या है, मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में भारत की रक्षा नीति, रक्षा सिद्धांत और परिचालन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। किस पे क्या की जाती है कि रक्षा नीति, रक्षा सिद्धांत और परिचालन चुनौतियों पर विस्तार में चर्चा की जाती है। अब देखते हैं अगली टॉपिक दिया है सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे। तो क्या है देखते हैं इसके बारे में। और ठीक है, तो जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, जानना जरूरी है इसके बारे में। तो देखिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे की कल्पना और प्रगति उन्मुख एवं करुणामय प्रणाली के निर्माण पर जोर दिया था। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। यह दिन सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण एवं सोचने की अवसर प्रदान करता है। क्या करता है कि यह दिन जो है सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण निरीक्षण एवं सोचने के अवसर प्रदान करता है। पृष्ठभूमि इसके देखते हैं। तो सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 21 अप्रैल 1947 को जो ही स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। 21 अप्रैल क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन ही क्या हुआ था, 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्या है, प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को क्या कहा था? भारत का स्टील फ्रेम कहा था। सिविल सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। सिविल सेवा दिवस को जो है पहली बार विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। ब्रिटिश काल में सिविल सेवा ने सिविल सर्विसेज शब्द का प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नौकरियों में शामिल नागरिक कर्मचारियों के लिए किया जाता था।
ब्रिटिश काल में, यानी जब ब्रिटिशों का राज था भारत में। भारत में सिविल सेवा की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी। भारत में जो है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई थी। किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत के नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। यानी भारत में नींव तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही रखी गई थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इनके द्वारा क्या किया गया था कि सिविल सेवाओं में काफ़ी सुधार किए जाने के कारण इनको क्या कहा गया, भारत के में नागरिक सेवाओं का पिता के रूप में जाना गया। लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, ठीक है, प्रधानमंत्री पुरस्कार इन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार नागरिकों को कल्याण को सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार के लिए बेहतर काम करने हेतु सिविल सेवकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। ये पुरस्कार जिला इकाइयों में सरकारी नौकरियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है कि पहले समूह में पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य तथा 3 पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दूसरे समूह में क्या है कि दूसरे समूह में शेष 18 राज्य शामिल किए गए और तीसरे समूह में क्या किया गया है, 7 संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। राज्यों का यह वर्गीकरण जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन से पूर्व का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्य के विभाजन से पूर्व का है। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि सुबन सीरी नदी पर वैली यानी वैली पुल किस नदी पर है, सुबन सीरी नदी पर कौन सा है, वैली या वैली पुल है। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। तो हाल ही में क्या है, सीमा सड़क संगठन इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन BRO ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली या वैली पुल का उन्नयन किया। क्या किया, 430 फीट लंबे क्या है, वैली या वैली पुल का क्या है, उन्नयन किया। अभी तक जो है इसकी मुख्य बिंदु क्या है कि अभी तक इस पुल का वजन जो है 24 टन था, जिससे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। अभी क्या था कि इसका जो वजन था, इस पे क्या 24 टन आने जाने की क्षमता थी, लेकिन इसको कितना बढ़ाकर 40 टन कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित इस रणनीतिक पुल के माध्यम से सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित इस रणनीतिक पुल के माध्यम से भारत चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती लगभग 3000 सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी और विवादित क्षेत्रों में आकस्मिकता के दौरान त्वरित सैन्य मदद सुनिश्चित कराई जा सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने के लिए यानी करने में मदद करेगा। क्या करेगा, ये लगभग आसपास के जो गांव कितने 451 गांव लगभग, उनकी सेवाओं की आपूर्ति उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। यह पुल जो है भारी तोपों का भार सहने में सक्षम है, जिन्हें क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस पुल का निर्माण जो है सीमा
इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच समन्वय एवं सहयोग से पूरा किया गया है। इस पुल का निर्माण जो है सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश और के बीच समन्वय और सहयोग से पूरा किया गया है। अब देखते हैं इसके रणनीतिक महत्व। तो यह पुल जो है सुबनसिरी नदी पर बने दो पुलों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्यों से क्या करता है, जोड़ता है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश के तामिन के पास निर्मित अन्य पुल इस क्षेत्र के 600 से यानी 600 से अधिक गांवों तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के आसपास 3000 सैन्य कर्मियों को मदद पहुंचाने में सक्षम है, जिसमें असफिला और माजा विवादित क्षेत्रों में भी शामिल है। क्या है जिसमें कि असफिला और माजा विवादित क्षेत्रों भी इसमें शामिल है। गौरतलब है कि भारत चीन के मध्य वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद ने इस क्षेत्र में काफी संवेदनशीलता बढ़ा दी थी। 2017 में क्या की थी कि भारत और चीन के बीच मध्य जो विवाद था डोकलाम का, इसमें क्या की थी, संवेदनशीलता बढ़ा दी थी। भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर है, जिसमें 1126 किलोमीटर अकेले अरुणाचल प्रदेश के साथ संबद्ध है। कितना सीमा बनाता है भारत और चीन, तो कितना है, तो ये 3488 किलोमीटर। अब देखते हैं सुबनसिरी नदी। तो सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण भारत में असम घाटी तक बहती है, जहाँ लखीमपुर खीरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसका उद्गम जो होता है तिब्बत की हिमालय क्षेत्र से होता है, या अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक बहती है, और जहाँ यह लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, मिलती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, और क्या है, किसको? सुबनसिरी नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी को वाइटर वाटर राफ्टिंग के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। इसकी सहायक नदियां सीए और कमला हैं। सुबनसिरी नदी की क्या है सहायक नदी? सीए और कमला हैं। अब देखते हैं अगली टॉपिक दिया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो 20 अप्रैल 2020 को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट यानी NVD के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में क्या किया? भाग लिया। किसने? वित्त मंत्री ने। इस बैठक में जो है मुख्य बिंदु है इसकी कि इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, जो अधिक सतत एवं समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ब्रिक्स देशों को लगभग $5 अरब की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें क्या है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितना दिया था भारत को? तो $1 अरब की आपातकालीन सहायता भी किसको? भारत को मिली थी। अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो ये न्यू डेवलपमेंट यानी NBD को ब्रिक्स के सदस्य देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 में क्या किया था? 2014 में क्या किया गया था? इसको
स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है, जिससे वैश्विक प्रगति व विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके। इसका उद्देश्य है। अब क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को दी गई वित्तीय मदद देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब तक भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब तक भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें से 4183 यानी 4183 मिलियन डॉलर की राशि निहित है। उल्लेखनीय है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक वर्ष 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। इसकी पहली बैठक अब 2016 में चीन की शंघाई शहर में की गई थी, जबकि दूसरी वार्षिक बैठक जो है 2017 में नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली अपलोड की जाती है। तो और सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है डेली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तो उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।